हुकुम, अवनी अभी अभी कबीर आनंद की कैबिन में गई है। क्या? कबीर के बारे में सुनते ही गौतम की आंखें गुस्से में लाल हो गईं। वो ये बात अच्छे से जानता था कि कबीर ने अवनी को अपने कैबिन में क्यों बुलाया। उसके कैबिन में अक्सर एक ऐसा ड्रग रहता था जिसे वो हर लड़की के ऊपर इस्तेमाल करके उनका फायदा उठाता था। ऑफिस में बहुत सारे लोग इस सच्चाई से वाकिफ थे, लेकिन सभी लोग कबीर और शेखर के खिलाफ आवाज उठाने से डरते थे। लेकिन आज कबीर कंपनी के नए मालिक गौतम के गुस्से का शिकार होने वाला था। मुंशी जी की बात सुनते ही गौतम चेक लेकर कबीर के कैबिन की तरफ चला गया। गौतम को जाता हुआ देखकर अभिनव हक्का बक्का रह गया और उसके पीछे जाने लगा। उसी वक्त मुंशी ने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया। आपको कहीं जाने की जरूरत ना है, हुकुम ये मामला खुद देख लेंगे। और हाँ, ध्यान रहे, हुकुम की असली पहचान किसी को पता नहीं लगनी चाहिए। चोखी बात ना होगी। जी मुंशी जी। वहीं दूसरी तरफ अवनी कबीर के कैबिन में पहुंच चुकी थी, जो बिल्डिंग के 4th फ्लोर पर था। गौतम को अभी भी 10 फ्लोर क्रॉस करके अवनी तक पहुंचना था, जिस वजह से गौतम की आंखों में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। लेकिन वहीं कबीर अपने काम में लग चुका था। उसके हाथ में रेड वाइन का ग्लास था और सामने एक शानदार सोफे पर अवनी बैठी हुई थी। अवनी ने कबीर के कैबिन में आते ही उसे सारी बात बता दी। अवनी की बात सुनते ही कबीर उसके पास जाकर बैठ गया और उसे बार बार गंदी नजरों से देखने लगा। ओ अवनी, इतनी बड़ी बात हो गई और तुम मेरे पास अब आ रही हो। तुम्हें तो मेरे पास सबसे पहले आ जाना चाहिए था। ये बात कहते हुए उसने अवनी की तरफ रेड वाइन का ग्लास बढ़ा दिया। कबीर, मैं ड्रिंक नहीं करती। ये क्या बात हुई? तुम यहाँ तक आई हो तो मेरे साथ पीना तो पड़ेगा। वैसे भी ये बहुत महंगी वाइन है और इसमें अल्कोहल बहुत कम है। नहीं कबीर, थैंक यू, लेकिन मुझे जल्दी से जल्दी चेक लेकर शोरूम पहुंचना है। ये बात सुनते ही कबीर ने मुस्कुराते हुए अपनी जेब से चेक बुक निकाल ली। हाँ, तुम्हारे पापा वहाँ तुम्हारा वेट कर रहे हैं। मैं अभी चेक पर साइन कर देता हूँ, लेकिन अगर तुम मेरे साथ बैठकर ड्रिंक नहीं करोगी तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। ड्रिंक के लिए सॉरी कबीर, लेकिन मैं तुम्हारे पैसे जितना जल्दी हो सकेगा वापस कर दूंगी। मुझे पैसों की परवाह नहीं है। कबीर धीरे धीरे अवनी के करीब आने लगा। उसकी आंखों में उसकी मंशा साफ दिखाई दे रही थी। अवनी को अब डर लगने लगा। वो अपने आप को बचाते हुए सोफे के कोने तक आ पहुंची थी। कबीर ने अगले ही पल अपना हाथ अवनी के गालों पर रख दिया और उसकी आंखों में देखने लगा। अवनी, तुम्हारे पापा को आज जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता एक्सेप्ट मी। कबीर की बात सुनते ही अवनी के मन में उसके पापा का चेहरा चलने लगा। साथ ही आज वो गौतम को मन ही मन कोस रही थी। कम ऑन अवनी, इट्स जस्ट वन ड्रिंक। ड्रिंक करो और चेक ले जाओ। इसमें इतना क्या सोचना। ड्रिंक करने के बाद तुम पैसे दे दोगे ना? ऑफ कोर्स, पैसा मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। कबीर ने धीरे धीरे अवनी के पास वाइन का ग्लास बढ़ा दिया और उसकी आंखों में देखने लगा। वो मन ही मन अवनी के साथ रात गुजारने का प्लान बना चुका था। उसकी नजर कभी अवनी की टांगों पर चली जाती तो कभी वो अवनी के होंठ देखने लगता। वहीं अवनी घबराते हुए वाइन से भरे ग्लास को देखने लगी। उसके सामने अब कोई रास्ता नहीं था, लेकिन ग्लास अपने होठों के आगे बढ़ाने से पहले ही उसे दरवाजे की जोरदार आवाज सुनाई दी। आवाज सुनते ही कबीर का चेहरा गुस्से में लाल हो गया। सामने गौतम खड़ा था। अवनी के हाथ में वाइन का ग्लास देखते ही गौतम गुस्से में कबीर को देखने लगा। कौन है बे तू और ऐसे अंदर कैसे आ गया? गौतम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अवनी, अगर मैं टाइम पर नहीं आता तो ये आदमी तुम्हारे साथ। गौतम, तुम ये बात सोच भी कैसे सकते हो? मैं यहाँ कबीर से मदद मांगने आई हूँ और कबीर मुझे पैसे देने के लिए तैयार भी है। अवनी, तुम इस आदमी को जानती नहीं हो। अबे ओ, बहुत हुआ तेरा। तू जानता भी है किससे बात कर रहा है। रुक, तुझे तो। कबीर ये कहते हुए गौतम को मारने के लिए आगे बढ़ गया। कबीर, एक मिनट, ये मेरा हस्बैंड है। ओह, तो यही है वो घर जमाई, मनहूस कहीं का। अवनी से कहो कि अभी मेरे पैरों में गिरकर मुझसे माफी मांगे, वरना आज ये आदमी यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाएगा। और ये चेक तो तुम भूल ही जाना। ये बात कहते हुए कबीर गौतम की आंखों में आंखें डालकर देखने लगा। उसके हाथों में 30 लाख का चेक था, लेकिन गौतम की आंखों में दूर दूर तक डर नहीं था। 3 साल पहले तुम्हारी ही तरह एक आदमी ने इसी तरह मेरे कैबिन में घुसने की कोशिश की थी। उसके घर वाले आज तक उसकी लाश ढूंढ रहे हैं। मरने के बाद भी उसकी फैमिली उसकी शक्ल नहीं देख पाई। गौतम, खड़े खड़े देख क्या रहे हो? कबीर से माफी मांगो और ये बात यही खत्म करो। लेकिन क्यों? मैं क्यों माफी मांगू, और वो भी इस आदमी से?
अवनी, इस आदमी की खोखली बातों से डरने की जरूरत नहीं है। ये कुत्ता सिवाय भौंकने के कुछ नहीं करेगा। ये बात सुनते ही कबीर ने आगे आकर गौतम का कॉलर पकड़ लिया। अवनी बीच में आकर उसे समझाने लगी, लेकिन अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी थी। कुत्ता, साले अब तू गया 2 टके के घर जमाई, अब देखिए कुत्ता क्या करता है। आज के आज मैंने तेरी चर्बी नहीं उतारी तो मेरा नाम भी कबीर आनंद नहीं। कबीर ये कहते ही अपना मोबाइल निकालकर एक नंबर डायल करता है। ये देखकर अवनी की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन गौतम अब तक शांत ही खड़ा था। हेलो इंस्पेक्टर शिवा, कबीर आनंद बोल रहा हूँ, अभी कभी मैरियट आ जाइए, एक आदमी की खाल उधेड़नी है। अपनी बात कहकर कबीर गुस्से में फोन काटकर अवनी को देखने लगा। अवनी, चेक तो तुम भूल ही जाओ, अब ये फटीचर आदमी जेल जाएगा और वहाँ इसकी जिंदगी। कबीर प्लीज, मैं गौतम की तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ। अवनी, साले को जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता, और अब तो तुम्हें मेरे साथ रात गुजारनी होगी, मेरा बिस्तर गर्म करना होगा। ये बात सुनते ही गौतम ने गुस्से में कबीर का कॉलर पकड़कर उसके मुंह पर एक थप्पड़ मार दिया। गौतम, ये क्या किया? तुम जानते नहीं? You are finished man, ये थप्पड़ तुझे कितना महंगा। इससे पहले कि कबीर अपनी बात पूरी कर पाता, उसे दरवाजे से शेखर आनंद पुलिस वालों के साथ आता हुआ दिखाई दिया। डैड, इस कुत्ते ने आपके बेटे पर हाथ उठाने की कोशिश की है। अचानक ही कबीर की नजर हवलदारों पर चली गई, जिन्होंने शेखर आनंद के हाथों में हथकड़ी लगाकर उसे मजबूती से पकड़ा हुआ था। अपने पापा को इस हालत में देखकर कबीर की आंखें फटी की फटी रह गईं। इससे पहले कि उसे ये बात समझ में आती, 2 हवलदारों ने उसे पकड़कर हथकड़ी पहना दी और घुटनों के बल जमीन पर गिरा दिया। इंस्पेक्टर, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। कबीर आनंद, मैं तुम्हें और तुम्हारे बाप को लोगों का पैसा लूटने, उनके साथ फ्रॉड करने और साथ ही बहुत सारी मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करने के जुर्म में गिरफ्तार करता हूँ। डैड, ये इंस्पेक्टर क्या बकवास कर रहा है? शेखर आनंद ने बिना कुछ कहे अपना सिर झुका लिया। उसके मुरझाए हुए चेहरे ने सारी सिचुएशन बयां कर दी थी। अवनी को अब तक कुछ समझ नहीं आ रहा था। गौतम उसी वक्त टेबल पर वाइन का ग्लास ध्यान से देखने लगा। इंस्पेक्टर साहब, कबीर आनंद जबरदस्ती मेरी वाइफ को ये रेड वाइन देने की कोशिश कर रहा था। मुझे लगता है इस ड्रिंक में कबीर ने नशे की गोलियां मिलाई हैं। आप चेक कर सकते हैं। ये बात सुनते ही इंस्पेक्टर अपना रुमाल निकालकर रेड वाइन चेक करने लगा। उसने थोड़ी सी रेड वाइन अपने रुमाल में डाल दी, लेकिन कुछ ही देर बाद जब रुमाल का रंग सुर्ख नीला पड़ने लगा तो सभी हक्के बक्के रह गए। आपने सही कहा मिस्टर गौतम, इस वाइन में ट्राइजोलम ड्रग मिलाया गया है, जो बहुत खतरनाक ड्रग है। हवलदार, ये एविडेंस उठाओ और लेकर चलो बाप बेटे को। जेल की हवा खाएंगे तो दिमाग ठिकाने पर आ जाएगा। इंस्पेक्टर का ऑर्डर सुनते ही हवलदार कबीर और शेखर आनंद को जबरदस्ती उठाकर ले गए। कबीर चिल्लाता हुआ अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन आज उसके काले चिट्ठों का टाइम पूरा हो चुका था। एक ही झटके में ये ड्रामा खत्म हो गया और कैबिन में गहरा सन्नाटा छा गया। रेड वाइन में ड्रग की बात सुनकर अवनी के पैरों तले जमीन खिसक गई थी, लेकिन गौतम ने समय रहते उसे कबीर जैसे दरिंदे के चंगुल से बचा लिया था। वो अपनी आंखों से आंसू साफ करके गौतम को देखने लगी। गौतम, अवनी की आंखों में आंसू देखते ही गौतम उसके करीब आ गया और प्यार से उसकी आंखों से आंसू साफ करने लगा। हालांकि आज उसके पास बताने के लिए बहुत सारी बातें थी, लेकिन वो इस वक्त अपनी सच्चाई बताना नहीं चाहता था। अवनी, अब रोने की जरूरत नहीं है। कबीर और उसके बाप को उनके किए की सजा मिल चुकी है। कबीर इससे पहले भी बहुत सारी लड़कियों के साथ। इससे पहले कि गौतम आगे कुछ कहता, अवनी रोते हुए सोफे पर बैठ गई। गौतम ने उसी वक्त अपनी जेब से 30 लाख का चेक निकालकर अवनी की तरफ बढ़ा दिया। ये देखो, मैंने डैडी जी को बचाने के लिए पैसों का इंतजाम कर दिया है। क्या? लेकिन तुमने इतना बड़ा अमाउंट इतनी जल्दी कैसे अरेंज कर लिया? गौतम के पास इस बात का जवाब नहीं था। आज अगर वो सच बताता तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकता था, इसलिए वो बिना कुछ कहे खामोश खड़ा रहा। गौतम, जवाब दो, तुम्हें ये चेक किसने दिया? अवनी, ये पैसे मैंने अपने एक दोस्त से उधार लिए हैं। उसने हाल ही में अपनी कंपनी से बहुत अच्छा पैसा कमाया है, इसीलिए वो मेरी मदद करने के लिए तैयार हो गया। अवनी हैरानी से उस चेक को देख रही थी। गौतम आज एक के बाद एक बहुत सारी प्रॉब्लम्स ठीक करता जा रहा था। अवनी, हम ये पैसे आराम से वापस कर सकते हैं। मेरे दोस्त को पैसों की जल्दी नहीं है, वैसे भी वो इंडिया से बाहर है। डोंट वरी अबाउट द मनी। गौतम प्यार से अवनी की आंखों में देखने लगा। शादी के बाद आज उसने पहली बार अवनी की खूबसूरती को इतने करीब से देखा था, लेकिन तभी उसकी नजर घड़ी की तरफ चली गई। अवनी, चलो, हमारे पास सोचने का टाइम नहीं है, सिर्फ 40 मिनट रह गए हैं। शोरूम में मम्मी डैडी हमारा वेट कर रहे होंगे। गौतम की बात सुनते ही अवनी भी घड़ी में टाइम देखने लगी। इस वक्त उसके पास सवाल जवाब का टाइम नहीं था।
उसे जल्दी से जल्दी शोरूम पहुंचना था। वो अगले ही पल गौतम के साथ शोरूम जाने के लिए निकल गई। वहीं दूसरी तरफ अनिल और गीता शोरूम के एक कोने में बैठे थे। बहुत सारे हट्टे कट्टे गार्ड्स ने उन्हें घेर रखा था। सभी को सिर्फ मैनेजर के कमांड का ही इंतजार था। साथ ही मैनेजर ने कमिश्नर को फोन करके शोरूम आने के लिए कह दिया था। 10 मिनट रह गए हैं, तुम्हारे दामाद और बेटी भी गायब हैं। मुझे नहीं लगता तुम लोग पैसा दे पाओगे, इसलिए जेल जाने के लिए। इससे पहले कि मैनेजर आगे कुछ कहता, उसे गौतम और अवनी गेट से आते हुए दिखाई दिए। उन दोनों को देखते ही अनिल की आंखें खिल उठी। अवनी बेटा, क्या हुआ? पैसों का कुछ इंतजाम हुआ? मेरा जी गले को आ गया है बेटा। मॉम डोंट वरी, ये रहा चेक। देखा बेटा, मैंने कहा था ना, कबीर हमारी मदद जरूर करेगा। सोने सा खरा है वो, इस गौतम की तरह नहीं है। चेक को देखते ही गीता की आंखों में खुशी की लहर दौड़ गई और वो गौतम को गुस्से में देखने लगी। देखो, दिखाई दे रहा है ये चेक। खैर, तुम्हारी औकात से बहुत ऊपर है। वो तो अच्छा है कि कबीर मेरी बेटी का दोस्त है, वरना तुम आज के आज मेरी बेटी को तलाक दे दो। मैं अपनी बेटी की जिंदगी तुम्हारे जैसे निकम्मे के साथ खराब होते हुए नहीं देख सकती। कीसा कीसा ख्वाब देखे, लेकिन पल्ले बंद हो ये भूत। गीता ने ये कहते हुए अपने सिर पर हाथ रख लिया और पास में रखी कुर्सी पर बैठ गई। अवनी उसी वक्त गौतम को देखने लगी। मॉम, आप जैसा सोच रही हैं वैसा नहीं है। दरअसल अवनी, तू तो चुप ही रहे। तुझे तो सही और गलत में फर्क ही दिखना बंद हो गया है। ये निठल्ला आदमी तेरे पल्लू से बंधा हुआ है, इसे छोड़ क्यों नहीं देती? अरे एक घर तो बिल्ली भी छोड़ देती है, ये तो उस बिल्ली। गीता की बात सुनकर आसपास खड़े गार्ड्स और मैनेजर एक दूसरे को देखने लगे। वहीं कबीर का नाम सुनकर अवनी को ड्रिंक वाली बात याद आ गई। मॉम, ये पैसे गौतम ने ही मुझे दिए हैं, कबीर ने नहीं। अवनी के मुंह से निकली बात ने सभी को हिला दिया। गीता और अनिल हैरानी से गौतम को देखने लगे। अच्छा, दोस्त ने दिए हैं या कोई फ्रॉड किया है? जरा मैं भी देखूं इसके कौन से दोस्त आ गए जिसने इस भिखारी को 30 लाख रुपए दे दिए। चलो फोन लगाओ, मुझे उसके दोस्त से बात करनी है। ये बात सुनते ही गौतम हड़बड़ाकर अपने आसपास देखने लगा। वहीं गीता लगातार शक भरी निगाहों से उसे